शख्सियत जो किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। गुमनाम नाम जो आज बने एक खास पहचान। ऐसी ही कुछ शख्सियतों से आपको कराएंगे रूबरू। नमस्कार, मैं हूं दीपक दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं सरस्वती मंथन। सरस्वती मंथन के खास प्रोग्राम शख्सियत में आज मेरे साथ मौजूद हैं। बात की जाए तो राजेश वर्मा, जो ददरौल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि स्वर्गीय राम मूर्ति वर्मा के सुपुत्र हैं और कद्दावर मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, कई बार विधायक भी रहे हैं। उसके बाद खुद इस बार अखिलेश यादव ने चुनाव मैदान में उतारा है ददरौल विधानसभा से। सर, 2017 में वहां से बीजेपी जीत गई थी। इससे पहले आपकी राजनीति बहुत अच्छी चलती रही। 2017 में आपके पिताजी चुनाव लड़े थे, क्यों हार गए थे? इस बार आपने दावेदारी कर दी। समाजवादी पार्टी से 2017 में हमारे पिताजी श्री राम मूर्ति सिंह वर्मा प्रत्याशी थे और 2012 से 2017 से पहले विधायक भी रहे, मंत्री रहे। 2012 में हमारे पिताजी को लगभग 62,000 वोट मिला था और 2017 में जब चुनाव हारे हैं तो लगभग 70,000 के आसपास वोट मिला था। तो पिताजी हमेशा जनता के बीच में रहते थे और लोगों की समस्याएं सुनते थे, सभी को सम्मान देते थे। तो जनता बड़ी प्यार मोहब्बत करती थी ददरौल विधानसभा की, और उसी के फलस्वरूप उनको जो 12 से 17 में 8,000 के आसपास वोट ज़्यादा मिला। तो जनता में विश्वास कायम रहा और जनता लगातार उनको जो है सम्मान देती थी, पसंद भी करती थी, विश्वास नहीं खोया। और अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने 45 साल के लगातार कई पदों पर रहे, सांसद, विधायक, मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी संस्थापक सदस्य भी थे। तो उन्होंने एक बहुत ही विकास कार्य करवाए ददरौल में ही नहीं, वरन पूरे शाहजहाँपुर जिले में विकास कार्य कराए। जो आम जो समस्याएं थीं, जन समस्याएं, तो जनहित में तमाम कार्य हुए हैं और लगातार जनता के बीच में रहे। तो जन के नेता थे, महान नेता थे। इसलिए समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने हम पर विश्वास किया है, भरोसा जताया है। तो उनके विश्वास को हम कायम रखेंगे और लगातार हम पिछले 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं। ददरौल विधानसभा में लोगों से घर घर जाकर संपर्क किया है, तमाम नुक्कड़ सभाएँ की, तमाम मीटिंगें की और जन जन तक पहुँचने का काम किया। और जो काम हमारे पिताजी ने किए थे, उन कामों को, जो कुछ काम छूट भी गए हैं, तो उन कामों को पूरा करने के लिए, उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो हम पर मेहरबानी की है और समाजवादी पार्टी ददरौल से प्रत्याशी बनाया है, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार जताते हैं कि हम ददरौल विधानसभा ही नहीं, पर पूरे शाहजहाँपुर की 6 विधानसभा समाजवादी पार्टी जीतेगी और आगामी 10 मार्च को समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और जो योजनाएँ हैं पिछले कार्यकाल में आदरणीय श्री अखिलेश यादव ने चलाई थी और इस सरकार ने बंद कर दी, तो जनहित की सारी योजनाएँ गरीब गाँव किसान के लिए चलाई जाएंगी। इससे आम आदमी को, हर जात को, हर वर्ग के लोगों को, हर धर्म के लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। और समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है और विकास के सहारे ही चुनाव लड़ रही है और आगे हमारी जो तमाम योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार लाएगी, जिससे आम जनमानस को फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर से जो हमारे काश्तकार हैं, किसान हैं, जो आज काफ़ी परेशान हैं, उन लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी लेके आ रही है और जल्द ही वो घोषणा पत्र आप लोगों के बीच में होगा, जो हर वर्ग के लिए होगा, व्यापारियों के लिए, छात्रों के लिए, वकीलों के लिए और गरीब गांव किसान के, आम आदमी के लिए, काश्तकारों के लिए, सभी के लिए काफ़ी मुफीद होगा और सभी को लाभ पहुंचाएगा और इससे कि प्रदेश में विकास होगा और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है। सवाल यहाँ पर मेरा एक आता है कि बड़ी असमंजस में पड़ी रही आपकी ददरौल की सीट। 2 लोग दावेदारी कर रहे थे, एक तरफ आप कर रहे थे, एक तरफ अवधेश वर्मा पूर्व मंत्री बसपा के जो थे, वो पहले बीजेपी में गए, फिर सपा में आ गए, वो भी कर रहे थे। तो कहीं न कहीं सवाल खड़ा ये होता है कि कल आखिर वो मोहर लग गई
आपको आपके आपके नाम की मोहर लग गई। तो क्या लगता है कि जिस तरह से अब आप चुनाव मैदान में जाएँगे, तो कहीं न कहीं बड़ा दिलचस्प चुनाव नहीं होने वाला है? ऐसा है कि जब चुनाव हमने पिताजी हमारे स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा का 23 अप्रैल को उनका देहांत हुआ। तो उससे पहले की राजनीति जब 1987 से लगातार मैं अपने पिताजी के साथ में काम करता रहा और लोगों से मिलता रहा। पूरे जनपद में ही लोग हमें भी जानते थे, ऐसा नहीं कि हम एक नए प्रत्याशी हों। सभी जितने कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के और तमाम हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो सब हमें बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते थे और जानते हैं। तो जन-जन की आवाज़ थी, क्योंकि पिताजी ने जनता में विश्वास नहीं खोया और लगातार जनता के बीच बने रहे, तो लोगों में बड़ा ही प्यार और मोहब्बत और बड़ी क्या सहानुभूति थी कि हम जो है चुनाव लड़े और ये आवाज़ दरअसल में जन-जन तक जन-जन के मुँह से आने लगी थी कि राजेश वर्मा को ही इस बार वोट देंगे। तो कई एक सर्वे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी करवाए और उस सर्वे में लोगों ने हमारा नाम लिया कि राजेश वर्मा को वोट देंगे। तो इसलिए आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमें प्रत्याशी बनाया और जनता का बहुत ही सम्मान किया और जनता की आवाज़ को उन्होंने जो है सुना और उसी के मद्देनज़र उन्होंने हमें प्रत्याशी घोषित किया है। ठीक है। पहले कुछ दिन बात चलती रही, आपकी पत्नी श्री अर्चना वर्मा जी का नाम सामने आता रहा, वो चुनाव लड़ने की बात करती रही, फिर आप बीच में आ गए। तो ये कैसे डिसाइड किया कि आप दोनों लोगों में से कौन चुनाव लड़ेगा? क्योंकि हमारे पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि दरअसल विधानसभा से मैं प्रत्याशी बनूं और मैं विधायक बनूं और इससे कि उनका नाम भी आगे राजनीति में लिया जाता रहे और उनका नाम लोगों के बीच में जीवित रहे। तो इसलिए उन्हीं का फैसला था कि उन्होंने ही हमारा आवेदन करवाया था। जब 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन हम आवेदन करने गए थे, तो उन्होंने ही हमें भेजा था। तो चूँकि उन्होंने अपने जीवित रहते हुए आवेदन करवा दिया था, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता था कि उनके जो सपने हैं और अधूरे कार्य हैं, वो उनको जो है पूरा किया जाए और आगे उनके नाम को भी आगे बढ़ाया जाए और लोगों के बीच में, आम जनमानस के बीच में उनका नाम जीवित रहे, लोग उन्हें याद करते रहें। इसलिए हमें जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने मतलब प्रत्याशी बनाया और जनभावनाओं का सम्मान किया। राजेश वर्मा जी, आप कभी-कभी भावुक हो रहे हैं क्योंकि पिताजी के जब आपकी बात आती है, तो कहीं न कहीं जो पिताजी के सपने हैं, आप बार-बार उनके सपनों की बात कर रहे हैं, उनके नाम को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ददरौल विधानसभा से आपका बहुत लंबा जुड़ाव हो जाएगा कहीं न कहीं। अगर आप विधायक बनते हैं, तो क्या कमी रह गई है या 2017 में जो बीजेपी के विधायक मानवेंद्र वहाँ से बने, उन्होंने क्या विकास नहीं करा पाया? अगर आप विधायक बनेंगे तो क्या वहाँ पर कुछ नया करेंगे? क्योंकि आपके पिताजी ने बहुत कुछ किया है उस क्षेत्र में। दरअसल विधानसभा में जब हमारे पिताजी 2012-17 के बीच में विधायक मंत्री रहे, तो उन्होंने विकास कार्य बहुत बड़े-बड़े परियोजनाएँ लाए, काफ़ी विकास कार्य हुए, जो क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं और हर गाँव में अगर आप जाएँगे, तो लोगों से पूछेंगे कि वर्मा जी ने यहाँ क्या कुछ कराया है और कोई काम किया है? तो हर गाँव में आपको कोई न कोई हमारे पिताजी का काम कराया हुआ मिल जाएगा और लोग कहेंगे हाँ, कि हमारा भी कोई काम भी कराया और हमारा ये विकास भी कराया। तो तमाम कार्य हुए हैं, नागरपाल का पुल है, हसुआ की पुलिया है, टीगुर पुल की पुलिया है और लिलथरा की पुलिया है और भैंसटा का 132 केवीए का बड़ा पावर स्टेशन है, 4 सब स्टेशन है, कांट, पन्नापुर, चौहन्नापुर, इसमें बंथरा में। तो इस तरीके से तमाम जो है विद्युतीकरण भी कराया, 266 गाँव में विद्युतीकरण कराया था उस टाइम पर और तमाम जो है पेंशनें, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन है, 16,160 समाजवादी पेंशन और पिताजी ने स्वीकृत करवाई। लगभग उस वक़्त जो है हमने एक विकास पुस्तिका बँटवाई थी और उसमें काम सभी सूचीबद्ध कराए थे, तो लगभग 12,000 करोड़ रुपया के ऊपर के काम थे, छोटे से बड़े से कराकर बहुत से काम जो थे, जो भी योजनाएँ थी सरकार की, उस सबको उसमें सूचीबद्ध किया गया था।
तमाम योजनाएं जो है हमारे पिताजी ने दौर विधानसभा में लाए और विकास कार्य करवाया है। तो उनके कुछ काम जो रह गए हैं तो अभी पूरे करने हैं। एक तो हमारे सबसे बड़ी समस्या विद्युतीकरण हुआ है तो उसमें वोल्टेज की समस्या है और पुरानी भी कहीं कहीं लाइनें जर्जर रहे हैं, उनका दुरुस्तीकरण करवाएंगे। दूसरा सबसे बड़ी एक समस्या है आवारा पशुओं की। आवारा पशुओं से किसान, काश्तकार, गरीब आदमी गांव का परेशान है। तमाम लोग एक्सीडेंट के शिकार हो गए आवारा पशुओं के, बेचारे मारे गए। तो आदरणीय शेख अखिलेश यादव जी ने घोषणा भी की है कि हम जब कोई काश्तकार या गरीब आदमी या साइकिल सवार आवारा पशुओं से मारा जाता है तो उसको 5 लाख रुपए का बीमा कवर देंगे। इस तरीके से और गौशालाएँ भी बनवाएंगे, अच्छी उनकी व्यवस्था करेंगे खाने पीने की, जिससे कि जो आवारा पशु जो हैं वो किसान बांध के रखे और खेतों में नुकसान ना करे, फसलें चौपट ना करे। तो इसकी तमाम व्यवस्थाएं समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर करने जा रही है और तमाम उन्होंने घोषणाएं भी की हैं। 300 यूनिट तक बिजली हर उपभोक्ता गरीब को फ्री देने का वादा किया है और साथ ही साथ जो निजी ट्यूबवेल हैं उनकी जो सिंचाई माफ़ की जाएगी। तमाम योजना समाजवादी पार्टी की सरकार लेके आ रही है। अभी भी घोषणा की है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है तो किसान क्रेडिट कार्ड पर जो ब्याज 7% के आसपास पड़ता था वो पूर्णतः ब्याज समाजवादी पार्टी की सरकार बनने माफ़ किया जाएगा। इस तरीके से तमाम योजनाएं सरकार लेके आ रही है और इससे हर व्यक्ति को लाभ पहुँचेगा और विकास कार्य होगा, बेरोजगारी दूर होगी। तमाम नौकरियां भी 10 लाख नौकरियां 3 महीने के अंदर सरकार बनने पर देने का वादा किया है। इससे काफ़ी हद तक जो है बेरोजगारी दूर होगी। साथ ही साथ प्राइवेट जो हमारे उद्योग हैं तो उनमें भी जो है नौकरियों की व्यवस्था की जाएगी। इस तरीके से बेरोजगारी दूर हो। ठीक है। आपने जब किसानों की बात की तो एक सवाल मेरे जहन में और आ गया। ये आ गया कि सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर पिपरौला के किसानों की बात की जाए तो एक फैक्ट्री है वहाँ पर, क्योंकि उस फैक्ट्री की बार बार बात इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे भी लोग उसको डालते हैं। बहुत से लोग किसान, मैंने गया 1-2 गाँव में गया तो उधर के आसपास किसानों ने कहा कि इसका जो धुआं और पानी जो निकलता है, गंदा पानी निकलता है, उससे उन किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। यहाँ के जेपीएस राठौर है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वो अध्यक्ष भी हैं। तो वो चीज़ें नहीं हो पाई। अगर आप विधायक बने, अगर सरकार में आपका कुछ ओहदा बढ़ा तो किस तरह से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इन फैक्ट्रियों पर क्या कुछ होगा, लेकिन उसमें लगाम कैसे लग पाएगी कुछ हद तक किसानों के लिए? ये एक तो धुएं की समस्या है, दूसरा वहाँ पर एक पानी की भी समस्या है। धुएं से तमाम लोगों को नुकसान हो रहा है और पानी भी काफ़ी दूषित है। तो उसके लिए जो पॉल्यूशन बोर्ड के जो मानक हैं तो उनके हिसाब से जो उसमें संयंत्र रहना चाहिए जिससे कि हवा भी प्रदूषित ना हो और जल भी प्रदूषित ना हो। तो इसके लिए क्या वो मानक पूरा कर रहे हैं, इस चीज़ पर भी जाना होगा। यदि नहीं कर रहे हैं तो उनको इसके लिए मानक पूरा करवाने के लिए कहा जाएगा और ये जल जो है वो उसके निकासी का जो उनका सिस्टम है तो उसके लिए सिस्टम बनवाने का लिए कहा जाएगा और वायु प्रदूषित ना हो इसके संयंत्र लगवाने के लिए कहा जाएगा। किसान बहुत परेशान रहे, डेढ़ वर्ष, लमसम 1.25 वर्ष किसान गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा रहा, सिंधु बॉर्डर पे बैठा रहा। किसान वापस आया, मोदी जी ने फैसले वापस ले लिए, किसान वापस तो आ गया, लेकिन किसान खुश नहीं है। तो क्या लगता है, किसान आपके साथ जाने वाला है या फिर बीजेपी में वापसी करने वाला है? असल में भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है। जब ये 3 किसान बिल लाए थे तो पहले ही उसमें जो है किसानों के बीच में बैठकर बात करनी थी, क्योंकि जिन लोगों के लिए आप बिल ला रहे हो क्या उनसे फ़ायदा है अथवा नहीं है, तो उनके जो प्रतिनिधि होते तो उनसे मंत्रणा होती, उसके बाद ये बिल लाते। तो वो इन लोगों ने नहीं किया और फांसीवादी तरीके से इन्होंने जो है बिल थोप दिया और जिसका किसानों ने पुरजोर विरोध किया, पूरे देश में विरोध हुआ। और आपने देखा होगा पिछले जो उपचुनाव हुए हैं और जो कहीं उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी, तो उनको लगा कि अब देश का जो है 70% जो किसान है वो हमसे खिलाफ हो रहा है, तो उन्होंने मजबूरी में भी वापस किया और किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई। सरकार रुकी और किसान बिल वापस लेना पड़ा। तो ये सरकार हर मुद्दे फेल हुई है। अब देखेंगे आप, उन्होंने कहा आय दुगनी करेंगे, आय दुगनी तो हुई नहीं, ऊपर से जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है,
फर्टिलाइज़र है, जो दवाएँ हैं, तो लागत और दुगनी तिगनी हुई है। तो आय तो कहीं से कोई बड़ी नहीं है। आप देख रहे होंगे धान है, गेहूँ है, गन्ना है, जितनी भी खरीफ और रबी की फसलें हैं, वो लगातार मट्टी मोल जा रही है किसी काश्तकार की। काश्तकार का जो है हाल बहुत ख़राब है। मैं भी काश्तकार हूँ और लागत ज़्यादा आ रही है और उसको जो है मार्केट मूल्य कम मिल पा रहा है। इस तरीके से आप देखा होगा कि धान और गेहूँ गन्ना के जितने केंद्र हैं, उन पर कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं हुई और उन लोगों का गेहूँ सरकारी मूल्य पर नहीं पड़ पाया, ना धान पड़ पाया, ना ही गन्ना उनको सरकारी मूल्य पर मिल पा रहा है। तो इस तरीके से लगातार काश्तकारों का शोषण भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और तमाम जगह आपने देखा होगा कि किसानों ने कई जगह जो है खुदकुशी भी की बेचारों, और तमाम लोग बेचारे अपने जो है परेशान हैं और दवाई के और पढ़ाई के, इलाज के लिए, शिक्षा के लिए कोई उनके पास ऐसा साधन नहीं है जिससे किसान अपने बच्चों को भरण पोषण कर सके, परिवार को पाल सके। बड़ी दशा खराब है, लगातार गरीबी बढ़ रही है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है और गरीब होता चला जा रहा है। देश में जो है गरीबी की खाई लगातार बढ़ रही है, आर्थिक संसाधन कम हो रहे हैं, नौकरियां कम हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी में लगातार बढ़ी है। मौजूदा विधायक जो हैं, मौजूदा विधायक मानवेंद्र सिंह जो है, उनके अगर बात की जाए तो बेटों पर कई आरोप क्षेत्र की जनता ने लगाए, उस पर कुछ कहेंगे, ये प्रश्न है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप विधायक बने तो जैसे शिक्षा की आपने बात की, बिजली की आपने बात की, तो किसानों की आपने पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन किसानों की समस्या एक ही है, जो फसल वो तैयार करता है, गाय उसको रात में खा लेती है, या तो पूरी पूरी रात किसान अपने खेत में ही पड़ा रहता है। देखिए, किसानों की दुर्दशा हिंदुस्तान में लगातार पिछले 5.5 साल से बढ़ रही है और आवारा पशुओं वाली समस्या बहुत विकराल समस्या है। रात भर कड़ाके की ठंड में किसान अपनी फसलों की रखवाली करता है और फिर भी उसके जो है आवारा पशु फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी विकराल समस्या है। इसकी व्यवस्था आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी करेंगे, अच्छी गौशालाएँ बनवाएंगे और उनमें व्यवस्था की जाएगी और जो है जो भी व्यवस्था आवारा पशुओं के लिए होगी, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी करने जा रहे हैं। इस तरीके से अब बिजली है या शिक्षा है, इसके लिए भी तमाम काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहले भी किए थे और फिर जो है करेंगे जब सरकार बनेगी। हमारा मेन मुद्दा जो है वो विकास का है कि अच्छी सड़कें हों, बिजली की व्यवस्था हो, शिक्षा अच्छी हो, दवाई की व्यवस्था अच्छी हो और स्वास्थ्य बीमा का कवर हो। तो इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं समाजवादी पार्टी की सरकार करने जा रही है। आखिरी सवाल है और इन्हीं सवालों में आप अपना व्यक्तित्व कर सकते हैं कि मानना ये है कि अपने पिताजी के जो आप पिताजी के कहने के अनुसार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उनके सपने लेकर आप जा रहे हैं कि जो उन्होंने नहीं पूरा किया वो आप पूरा करेंगे। क्षेत्र की जनता से वो कहिए आप जो पूरा करने वाले हैं इस बार, उनकी जो कमी रह गई। सर्वप्रथम क्षेत्र की सम्मानित जनता को सादर नमस्कार है, प्रणाम है और सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है हमारी कि हमारे पिताजी स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा ने काफ़ी कार्य कराया है, विकास किया है और सम्मान दिया है। तो अब हमें आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाया है, तो सभी से अपील है कि जो कार्य रह गए हैं और जो छूट गए हैं उनको पूरा करने के लिए और जो भी आपके लिए हमारे तरफ से समस्याएं होंगी या जो भी आपकी मतलब व्यवस्था होगी वो हम करेंगे, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, बिजली है, सड़क है, पानी है, हर तरह की व्यवस्था पहले हमारे पिताजी ने भी उपलब्ध कराई और कहीं कहीं कमियां रह गई हैं और कुछ अधूरे काम ऐसे हैं जहाँ जहाँ उनको पूरा करेंगे। और सर्वप्रथम जो है ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है,
तो इसके लिए भी ठोस उपाय या ठोस कदम हमारी सरकार बनने पर किए जाएंगे। उनका लाभ जो है हमारे युवा नौजवान साथी हैं उनको कैसे मिले, इसकी व्यवस्था जो है हम करेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। और तमाम काम ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं, जहाँ जहाँ अभी भी ज़रूरत है, ऐसी तमाम नहरें हैं जो कट गई हैं और साथ ही साथ उन पर आवागमन भी बाधित है। जो पुरानी जो अंग्रेज़ों की टाइम की पुलियाँ जो कहीं कहीं रह गई हैं, उन पर पुलियाँ वुलियाँ बनाने का भी काम किया जाएगा, इससे आवागमन सुलभ हो। और कहीं कहीं जो है काफ़ी गरला नदी से भी कटान हुआ है, तो वहाँ पर भी जो है व्यवस्था की जाएगी कि कटान ना हो। और तमाम तरीके की अभी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को सुलझाने का काम हम करेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी करेंगे। और जो काम छूटे हुए हैं उन कामों को पूरा कराएंगे और अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, अच्छी बिजली की व्यवस्था करेंगे, अच्छे पानी की व्यवस्था करेंगे, सड़कों की अच्छी व्यवस्था करेंगे, जिससे कि आम जनमानस को लाभ हो, सभी का विकास हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी जो है आनंदित रहें, सभी का विकास हो। यही हमारे मुद्दे हैं। मुद्दे को लेकर चुनाव में लड़ेंगे और दरौल क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देगी। और जैसे कि जन जन की आवाज़ है कि इस बार राजेश वर्मा को ही वोट देंगे, तो निश्चित ही हम इस दरौल विधानसभा से विजय प्राप्त करेंगे। और दरौल क्षेत्र की सामान्य जनता इस बार जो है केवल जो है समाजवादी पार्टी को चुनेगी, हमें चुनेगी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार निश्चित बनेगी। ये थे हमारे साथ राजेश वर्मा, जिन्होंने अपनी बात साफ तौर से रखी। इन्होंने ये भी कहा कि ददरौल विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ ये 24 घंटे खड़े रहेंगे। हालांकि कई सवालों पर ये भावुक भी हुए, क्योंकि पिताजी की जब बात आती है तो कोई भी व्यक्ति, पिता ही सबसे अनमोल वो चीज़, सपना है, जो रत्न है, जो कभी जीवन में दोबारा नहीं मिलता। बस देखना ये है कि इस बार इन्होंने जनता से अपील भी की है और उस अपील के आधार पर ये जनता के पास और साथ जाना चाहते हैं। इनका ये मानना है कि अभी तक जो भी पिताजी का शेष काम बचा है, उन कामों के लिए ये मैदान में उतरे हैं। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि अपने पिता के सपनों को जो है साकार कर सके और अपने पिता के जो काम छूटे हुए अधूरे काम हैं उन कामों को पूरा कर सके। राजेश वर्मा ने अपनी बात साफ तौर से सरस्वती मंथन के जरिए रखी है। ददरौल विधानसभा की जो जनता है उनसे अपील भी की है। मैं कोई और अपील तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पिता और बेटे के बीच जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, और उन्हीं चीज़ों को लेकर आज राजेश वर्मा भावुक हुए हैं। सरस्वती मंथन पर पहला ऐसा इंटरव्यू है जिसमें कोई बेटा अपने पिता के लिए भावुक हुआ है। मैं दीपक दीक्षित, सरस्वती मंथन।